वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम थ्रूपुट के पास पेपर से क्वेश्चंस करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को अपनी बेहतर करते हैं। दिस इज क्वेश्चन ऑफ अगस्त 2018। अगस्त 2018 और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8th B। जी उमैर साहब, आप उस तरह कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8th B। सोलर एनर्जी कंपनी मेक्स लो प्राइस सोलर पैनल्स at its manufacturing plant for low-income domestic customers. All panels are produced using the same materials, machinery, and a skilled labor force. The company sold 1,500 units per day for rupees 2,500 per panel. Following information is also traced from the books of the company. तो सोल्ड कर रहे हैं बेटा 1,500 यूनिट्स पर डे और एक यूनिट की प्राइस है 2,500 पर पैनल। ठीक है। आल्सो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज 1,000। इसका मतलब है थ्रूपुट कितना हो जाएगा बेटा 1,500। अदर्स पर डे फैक्ट्री कॉस्ट इज रुपीज 600,000। दिस इज पर डे फैक्ट्री कॉस्ट है 6 लाख रुपए, यानी कि ये हमारी इसके अंदर लेबर भी आ गई, कन्वर्जन भी आ गई एंड ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ बोटलनेक यूज पर डे। हम इस काम के लिए कितने आवर्स काम करते हैं 8 आवर्स। ओके, आपसे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। तो बेटा आपने कितने यूनिट्स बेचे एक दिन में 1,500। ओके, और हर यूनिट पे कितना कमाया है 1,500। ओके, थ्रूपुट आ गया हमारा, दैट इज सेल प्राइस 2,500, मटेरियल कॉस्ट इज 1,000। तो हमारे पास थ्रूपुट पर पैनल निकल आएगा okay, and we have sold 1,500. it means daily throughput आ रहा है is 1,500 into 1,500। ये पैनल्स हो गए और ये रुपीज में। तो डेली थ्रूपुट आ गया बेटा 2,250 और डेली आवर्स कितने हैं 8 आवर्स। ठीक है, तो जब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे दैट इज रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर हमारे पास आ गया कि हम हर घंटे में कितना कमा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये कैसे आ गया है रिटर्न पर फैक्ट्री आवर दैट इज डेली थ्रूपुट। ठीक है, डिवाइड बाय डेली आवर्स। जब हमने इसके साथ इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया है 281,250। 281,250। ओके,
दिस इज रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा। जी, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर हमने निकालना है, ठीक है। और एक दिन में कितनी घंटे फैक्ट्री चलती है? 8 आवर्स। ओके, डेली हमारी फैक्ट्री चल रही है 8 आवर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले निकाला कि एक दिन में हम एक आइटम पे कितना थ्रूपुट अर्न करते हैं, दैट इज थ्रूपुट पर पैनल, ठीक है। थ्रूपुट क्या आ गया, पर पैनल। और हमने 1500 पैनल सेल किए, तो हम एक दिन में थ्रूपुट कमा रहे हैं 2.25 मिलियन। और हमने निकालना है कि पर आवर कितना कमा रहे हैं, तो हमने पर आवर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 281,250। इसके बाद हमें कहा गया कि हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालनी है, TPAR, ठीक है बेटा, TPAR। और ये कैसे निकलती है, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर, ठीक है, या कॉस्ट पर आवर, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर एंड कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। क्लियर? तो रिटर्न बेटा आपने निकाल लिया है कितना, 281,250। अब कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर निकालनी है। कॉस्ट पूरे दिन की कितनी है, 600,000। और एक दिन में हम कितने घंटे चला रहे हैं, 8 आवर्स। तो अगर हम कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो कॉस्ट है 800,000 और 600,000, और हमारे हैं 8 आवर्स। जब हम इसके साथ इसको सॉल्व किया, दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 75,000। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट आ गई हमारे पास ये, और फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है पर आवर, दिस वन। तो हमारा आंसर निकल आएगा दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 3.75। तो TPAR हमारी आ गई है 3.75, ठीक है बेटा। इसमें कोई इशू? ठीक है बेटा। तो ये हमने अगस्त 2008 का 18 का हमने क्वेश्चन कर लिया, दैट इज रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट हाउ द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कुड बी इम्प्रूव। हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कल हमने इसके ऊपर बात की थी, ठीक है। तो आए इसका देख लेते हैं आंसर भी। To improve the throughput accounting ratio, a firm may increase the sale price per unit, reduce material cost per unit, reduce the time on the bottleneck process, redesign the bottleneck process, and invest in capacity to increase the bottleneck. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे आपके थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो जो है ना वो इम्प्रूव हो सकती है, विच इज़ ऑलरेडी 3.75, यानी कि ऑन हायर साइड है, ग्रेटर साइड पे है। तो अगर आप इसको और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सेल प्राइस को बढ़ा लें, मटेरियल कॉस्ट को कम कर लें। एक जो एक ये काम हम कर रहे थे 8 घंटों में, ठीक है, पूरे दिन में हम 8 घंटे फैक्ट्री चला रहे थे। हम ये काम अगर जल्दी करना शुरू कर दें, रीडिज़ाइन कर लें, इन्वेस्ट इन कैपेसिटी करें, तो हमारे पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो बेटा हमने ये क्वेश्चन किया है 2018 का, स्प्रिंग 2018, ये बनता है अगस्त का पेपर, ठीक है। अगस्त में आपको दिखा देता हूँ अभी, दिस इज अगस्त 2018।
तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके सामने जो अभी हमने सॉल्व किया। जी बेटा यही पॉइंट है सारे, यही आपने लिखने हैं। ओके, अच्छा बेटा इसके बाद आते हैं अब सितंबर 2017 का क्वेश्चन करते हैं। सितंबर 2017, दिस वन, ये जो बेटा हमने कल क्वेश्चन देखा था ना, सेम आइडेंटिकल वही है, ठीक है। चलो एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाती है। दिस इज सितंबर 2017, इसको मैं लेदर शीट पे कर देता हूँ। थ्रूपुट का क्वेश्चन, ठीक है, सितंबर 2017 और थ्रूपुट। आए बेटा देख लेते हैं। Rinzox Incorporation produces three main electronics parts, GH1, GH2, and GH5, for many years. It supplies these parts to the manufacturers of robotic machines. The machine process of Rinzox is restricted by its finishing machine. तीन मशीनें आपके पास हैं, ठीक है। आपको रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आती है? फिनिशिंग मशीन में। फिनिशिंग machine is expected to be operational for 10 hours a day and can produce 2,143 units of GH1 per hour, 2,720 units of GH2 per hour, and 1,071 units of GH5 per hour. तो तीन किस्म के ये यूनिट्स फिनिशिंग मशीन बना रही है। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट। क्या बताया गया बेटा कि दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज द मटेरियल कॉस्ट एंड दिस इज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में उन्होंने आपको हर प्रोडक्ट का खुद बता दिया। Conversion costs are 125.6 million per day. Calculate profit per day. If daily output achieved is 12,891 units of GH1, 9,720 units of GH2 and 2,592 units of GH5. तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं 100। हमने क्या मालूम करना है? प्रॉफिट। कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज GH1, GH2 एंड GH5। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने हमने सोल्ड किए? हमने सेल किए हैं 12,891, फिर हमने सेल किए हैं 9,720, फिर हमने यूनिट सेल किए हैं 2,592। ओके, ये यूनिट सोल्ड हो गए। तो बेटा इसके बाद हम बना लेते हैं थ्रूपुट पर यूनिट। दैट इज 6,200, that is 6,200, and that is 13,500। ओके, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल थ्रूपुट of each product, this multiply by this, और हम इसको यहाँ सम कर लें अगर, बेटा ये आ गया 175.180,200, ठीक है। और हमारी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 125.6 मिलियन। तो हमारे पास आ जाएगा
प्रॉफिट पर डे, ठीक है। ये पर डे थी ये भी, और ये भी हमने सारा पर डे निकाला है। क्लियर है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास ये आ गया प्रॉफिट पर डे। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉटलनेक प्रोसेस गिवन द आउटपुट प्रोडक्शन इन ए अबव। आपने एफिशिएंसी बतानी है, ठीक है। एफिशिएंसी, जिस तरह हमने कल देखा था, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू 2143 यूनिट्स बनते हैं GH1 के, 2143 यूनिट्स, ठीक है। एंड 2727 GH2 के, एंड GH5 के हैं 1071 यूनिट, ठीक है बेटा। ये कितनी देर में बनते हैं? 1 घंटे में। दिस इज पर आवर। तो हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। डिवाइड बाय कर देंगे हम 2143, हमें पता लगेगा कितना मिनट हमारे यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं। लाइक वाइज यहाँ पे भी ठीक है बेटा। इस तरह हमें पता लग जाएगा, दैट इज 60 डिवाइड बाय दिस 0.03, ठीक है। Likewise 60 divided by this and 60 divided by this, कि आपके कितने मिनट्स लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने में, ठीक है। ये निकला है मिनट्स पर यूनिट। और आपने कितने यूनिट्स बनाए थे अभी GH1 के? 12,891 एंड दिस वन, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारे कितने मिनट्स लगने चाहिए? तो दैट इज 720 मिनट्स, ठीक है। दिस इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मिनट्स, टोटल मिनट्स रिक्वायर्ड। हमें इस प्रोडक्शन करने के लिए कितने मिनट्स रिक्वायर्ड थे? दैट इज 720 मिनट्स, ठीक है बेटा। और हमारे पास मिनट्स अवेलेबल कितने थे? दैट इज 8 आवर्स इंटू 60, दैट इज 480 मिनट्स, ठीक हो गया बेटा। 480 मिनट्स। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 8 आवर्स का है या 10 आवर्स का देख लेते हैं। इसमें हमारे कितने आवर्स हैं बेटा? इसमें आवर्स हमें बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? हाँ जी बताए गए बेटा, इसमें 10 आवर्स आ डे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 10 आवर्स
into 60, that is 600. ठीक है, तो हमने जब एफिशिएंसी निकालनी है तो 720 को हम डिवाइड कर देंगे 600 से, ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, दैट इज 120%। तो हमारी एफिशिएंसी आ रही है बेटा 120%। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी सेकंड पार्ट में। डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉटलनेक प्रोसेस गिवन द आउटपुट प्रोडक्शन इन ए अबव। ओके, और उसके बाद है कैलकुलेट द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की हमने अकाउंटिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। जी बेटा, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हमने कम टाइम में ज़्यादा काम किया है। आप देखें, हमने ये जो काम किया है ना, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था कितना, 720 मिनट्स। इनफैक्ट ये क्या निकला है बेटा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये क्या टाइम निकला है, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। और आपने क्या किया है, आपने डिवाइड करना है इसको एक्चुअल टाइम टेकन। आपने कितना टाइम टेक किया, ठीक है, आपने इस काम को करने के लिए आपको चाहिए थे 720 मिनट्स, ठीक है। या अगर आप इसको आवर्स में करना चाहें तो आवर्स में भी कर सकते हैं। देखो, अगर आवर्स में करना चाहेंगे तो एक इसमें कितने मिनट्स हो जाएंगे, कितने आवर्स हो जाएंगे, 12 आवर्स। ठीक है बेटा, कितने आवर्स, और नीचे हमारे पास कितने आवर्स हैं, 10। अगर हम आवर्स में करना चाहें जब भी आंसर वही आएगा। ये हमने कर लिया मिनट्स में और ये कर लिया आवर में। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। बेटा अभी अगला क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ जमील साहब, फिर आप बताना कि आसान है कि मुश्किल है। ओके, अच्छा जी, अगला पार्ट क्या है बेटा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर हमने हर प्रोडक्ट को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम आ जाते हैं, हम निकालते हैं पहले थ्रूपुट पर आवर। जी बेटा, हम ये कर लेते हैं, मिनट्स पर मशीन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और ठीक है बेटा जी।
ये हमारे लगते हैं मिनट्स पर यूनिट, और एक्चुअल यूनिट्स हमने कितने बनाए थे? थ्रूपुट पर यूनिट है 6200, ठीक है। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमें आ जाएगा थ्रूपुट पर आवर, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे किया है कैलकुलेशन 60 डिवाइड बाय दिस, तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय दिस, तो हम एक घंटे में कितने यूनिट बना रहे थे? 2143, ठीक है। 2143, ये जो हमारे पास पर आवर प्रोडक्शन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। और ये आ गई है यूनिट्स में, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर आवर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर आवर, ठीक है बेटा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये बन गया है हमारा थ्रूपुट पर आवर, दैट इज 13 मिलियन, 16 मिलियन एंड 14 मिलियन। और फिर हम निकालेंगे कॉस्ट पर आवर, ठीक है बेटा। क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर आवर। हमारी 10 आवर चलते थे ना हमारे पास, उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 125.6 मिलियन, दैट इज 125.6 मिलियन। दिस इज कॉस्ट पर डे। और कितने आवर्स है बेटा हमारे पास? 10 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आएगी पर आवर कन्वर्जन कॉस्ट और कॉस्ट पर आवर, ठीक है बेटा। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? यहाँ पे, ओके। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, जब आपको कहा गया क्या निकालनी है? हर प्रोडक्ट की रजा निकालनी है। कैलकुलेट द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो अब हम क्या कर देंगे? TPAR यहाँ निकालेंगे, और ये निकलेगा दिस डिवाइड बाय दिस, 1.05, 1.34 एंड 1.15। तो ये आ गई है हमारे पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है बेटा। तो कैसे निकाली है हम डिस्कस कर लेते हैं। ये थे मिनट्स पर यूनिट, ओके। हमने निकाले थे यूनिट्स प्रोड्यूस पर आवर, ये हमें दिए हुए क्वेश्चन में। अगर हम उस पर भी अगर आना चाहें स्ट्रेट अवे, तो देखो बेटा ये दिए हुए 2143, 2727, 1071, ठीक है। तो हम अगर इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। दैट इज यूनिट्स प्रोड्यूस पर आवर कितने हैं हमारे, थ्रूपुट पर यूनिट कितना है, तो थ्रूपुट पर आवर कितना आएगा, इस कॉस्ट पर आर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास निकला है TPAR, ओके। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अली हैदर साहब, आपके कॉलम था बेटा, ये देखो ये एक आर में प्रोड्यूस हो रहे हैं ना यूनिट्स, तो ये थ्रूपुट पर आर ही होगा। इसलिए नहीं यूज किया अली अब्दुल रशीद साहब के, आप देखें आपने जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ना, मैं यहाँ ले आता हूँ, ये यूनिट्स प्रोड्यूस हैं, ठीक है। ये क्या है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब आपने किया तो 10 घंटे ही काम है,
ठीक है, लेकिन आपको बताया गया कि इस पे हमने 6 घंटे काम किया है, इस पे 2 घंटे काम किया है, इस पे 2 घंटे, ये पूरे 10 घंटों में ये काम हुआ है, पूरे 10 घंटों में। अब हमें नहीं बताया हुआ कि ये 1 घंटे की प्रोडक्शन है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, क्या है। इसलिए हम एक्चुअल यूनिट्स को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हमें जो स्टैंडर्ड बताया गया था हम उसी को यूज करेंगे। होपफुली अंडरस्टैंड करके होंगे अली अब्दुल रशीद आप। ठीक है बिलाल सिद्दीकी साहब, अभी वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा था, सितंबर 2017, ये हमने किया है सितंबर 2017। ओके, ये ऑलमोस्ट रेप्लिकेट था जो कि कल हमने किया था। अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज फरवरी 2000, नहीं सॉरी, मई 2018। अब मई 2018 पे आते हैं। जी, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज समवन समहाउ डिफरेंट फ्रॉम थ्रूपुट, लेकिन ये जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। company is engaged in the manufacturing of auto sliding doors. The company is considering implementing a just-in-time production system. The following are the estimated cost and benefits of just-in-time production system. Estimated cost है and benefits है. Okay? अब आपने ये देखना होता है कि अगर हमारे बेनिफिट ज्यादा हैं तो हम वो काम करेंगे, अदरवाइज हम वो काम नहीं करते। एनुअल एडिशनल टूलिंग कॉस्ट वुड बी 200,000। जब हम जस्ट इन टाइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारी एडिशनल कॉस्ट आ रही है 200,000। ओके, and average inventory would decline by 75% from the current level of 2.2 million। अभी हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 2.2 मिलियन है, जो कि कितने परसेंट गिर जाएगी, 75%। तो बेटा वो कितनी रह जाएगी फिर बाद में, जी 550,000 हमारे पास बाद में बच जाएगी, क्योंकि 25% रह जाएगी और 75% उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। तो इन्वेंट्री का गिरना आपके लिए अच्छी बात है कि नहीं? जी बेटा, इज अ गुड साइन इफ आपको स्टॉक आउट होने का अंदेशा ना हो। अगर आपको लग रहा है आप स्टॉक आउट हो जाएंगे तो इन्वेंट्री डिक्लाइन अच्छी बात नहीं है। अदरवाइज इन्वेंट्री डिक्लाइन इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी जो नॉन वैल्यू एक्टिविटी है, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है इन्वेंट्री को मेंटेन करना, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। ठीक है, इट इज अ गुड साइन फॉर कॉस्ट सेविंग, इंश्योरेंस, स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग एंड सेटअप कॉस्ट which currently total 800,000 annually would decline by 30%। देखो जब इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप कॉस्ट, ये कितने परसेंट डिक्लाइन हो रही है बेटा? 30%। 30% से डिक्लाइन हो जाएगी, तो फिर कितनी रह जाएगी बेटा? जी शाबाश, 560,000 रुपीज। ओके, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी इनहेरेंट इन जीआईटी। जीआईटी का एक कॉन्सेप्ट बेटा ये भी है कि हम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं और अपने प्रोडक्ट्स को ना फर्स्ट टाइम ही अच्छा बनाएं। इसे कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डू द थिंग्स राइट, डू द थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, पहली दफा में ही ठीक कर लो। ये नहीं कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, पहले रफ काम कर रहे हैं फिर नीट काम कर रहे हैं, ये काम नहीं करने आपने। ठीक है बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ कौन से साल का क्वेश्चन है, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। तो बेटा जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि रीवर्क कॉस्ट आपको ना करनी पड़े। रीवर्क कॉस्ट
आपको करनी ना पड़े, आप चीजों को पहली दफा में ठीक बना लें। ये नहीं कि अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं फिर नीट करेंगे फिर नीट करेंगे, ये नहीं भाई, पहली दफा में नीट काम करो। द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी इनहेरेंट इन JIT would reduce rework cost by 40%. currently incurs rupees 600,000 annual rework cost. अभी हम 6 लाख रुपए लगाते हैं रीवर्क में, फिर कितना लगाया करेंगे बेटा? 360,000। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, टू इम्प्रूव क्वालिटी, product quality under JIT production would enable to rise the price of its products by rupees 15 per unit. अब हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हम अपनी प्राइस भी बढ़ा सकेंगे। जब कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की चीज मिलेगी तो वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। और कंपनी सालाना सेल करती है 50,000 यूनिट्स। कितने बेटा? 50,000 यूनिट। और ये देखो सारी चीजें किसमें आ रही हैं? एनुअल। इसमें बेटा एनुअल, ये भी क्या आ गई? यूनिट्स एनुअल दे दिए गए। ये भी एनुअल रीवर्क कॉस्ट थी, ठीक है, ये भी एनुअल कॉस्ट थी। ये सारा जो सारी चीजें होती है ना, हमने एक टाइम फ्रेम में लेके चलनी होती है, या एनुअल या मंथली या क्वार्टरली एंड सो ऑन। द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 20% पर ईयर। आप चाहते हैं कि इन्वेंट्री में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, ठीक है। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, ओके। अच्छा जी, कैलकुलेट द नेट बेनिफिट और कॉस्ट टू द कंपनी इफ इट अडॉप्ट्स JIT प्रोडक्शन सिस्टम। कंपनी को क्या बेनिफिट होगा और क्या कॉस्ट आएगी, ओके। आइए हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे मई 2018 का आंसर निकाल लेते हैं। दिस इज May 2018। जी बेटा, ये आपके सामने सोल्यूशन हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनुअल सेविंग बाय अडॉप्शन ऑफ JIT प्रोडक्शन सिस्टम। रेलिवेंट कॉस्ट, हमने रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ चुके हैं। अभी आपके सामने करंट प्रोडक्शन सिस्टम में हमारी क्या कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी, JIT में क्या कॉस्ट इंकर्ड होगी, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहली चीज बेटा उन्होंने दी है एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमारी पहले इन्वेंट्री कितनी मेंटेन हो रही थी? 2.2 मिलियन की हमारी इन्वेंट्री थी, ठीक है बेटा। इसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ता है या बियर करना पड़ता है? 20%। तो हमने 2.2 मिलियन का 20% लिया, दैट इज 440,000। क्योंकि जब आप इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये इन्वेस्टमेंट आप कहीं और नहीं कर सकते। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कहीं और करते तो वहां पे कितना परसेंट कमाते? 20%। तो वो 20% अब आप जब करंट सिस्टम में हैं तो नहीं कमा पाएंगे, दैट इज योर कॉस्ट, ओके। अच्छा बेटा, अब जब हम JIT में आ जाएंगे तो क्या होगा? हमारी इन्वेंट्री कितने परसेंट गिर जाएगी? 75%। तो हमने ये जान लिया था कि ये कितने की रह जाएगी, दैट इज 550,000 की। और 550,000 अब हमारे इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। जब इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो हम 20% अर्न नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स वी आर लूजिंग दैट 20%, और उसकी कॉस्ट आ गई 110,000, ओके। यहां तक बेटा बात समझ आ गई? जी सादिक साहब, ये लाइन क्या कह रही है? द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 20% पर ईयर। अगर आप इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गई ये बात? क्लियर है यहां तक कि नहीं? हाँ ना करें फिर आगे चलूं मैं। ठीक है बेटा, तो पहले केस में साथी साहब नहीं समझ आई ये बात? क्या समझ नहीं आ रही इसमें? जी बताएं अपना क्वेश्चन, लिखें अपना। जी वही बात समझा रहा हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 20% पर ईयर।
आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेंट्री में तो क्या होगा, आप ये इन्वेस्टमेंट कहीं और नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपने सारे पैसे कहाँ लगा दिए, इन्वेंट्री में। अब आपके ये जो 22 लाख रुपए थे ये कहाँ पे ब्लॉक हो गए, इन्वेंट्री में, क्योंकि आपकी एवरेज इन्वेंट्री है 22 लाख। इसके ऊपर अब आप 20% नहीं कमा पा रहे, दैट इज योर एक्सपेंस। ठीक है ना, ये पैसा आपका बॉन्ड हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब आप इसके ऊपर 20% नहीं कमा पा रहे, तो जो नहीं कमा पा रहे वो आपका हो गया एक तरह का एक्सपेंस। वो कितना हो गया, 440,000। जब जेआईटी सिस्टम आएगा तो आपके पैसे उतने ब्लॉक नहीं रहेंगे बेटा। आप इसलिए नहीं कमा पा रहे कि आपने ये पैसे इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए हुए, आपने बैंक में नहीं रखे हुए। जब आप आएंगे जस्ट इन टाइम सिस्टम में तो आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक होगी अब 550,000 की, तो बाकी पैसे आपके पास क्या आ गए, बच गए। अब आपके इतने पैसे ब्लॉक हैं, इसका मतलब है कि आप 1,10,000 रुपये आप नहीं कमा पा रहे। ठीक है, पहले हमने ये वाला पॉइंट समझ लिया। एनुअल एडिशन टूलिंग कॉस्ट वुड बी, जेआईटी सिस्टम में 200,000 थी। देखिए क्वेश्चन में बताया गया कि एनुअल एडिशन टूलिंग कॉस्ट ये कब आएगी, जेआईटी सिस्टम में। हमें इसके लिए नए टूल्स लगाने पड़ेंगे, हो सकता है सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े, नई कन्वीनिंग बेल्ट लगाने पड़े एंड सो ऑन। हमें प्रोडक्शन को बेहतर करना है ना, तो ये इस सिस्टम में कोई कॉस्ट नहीं थी, इधर से कॉस्ट आ गई है 200,000। इंश्योरेंस की कॉस्ट बेटा कितनी थी पहले, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपए, 800,000 ये थी। करंटली कितनी थी, 8 लाख, जो कि डिक्लाइन हो गई कितनी रह जाएगी, 560,000, क्योंकि इसमें 30% डिक्लाइन है। तो अब ये रह जाएगी 560,000। तो बेटा ये 3 पॉइंट समझ आ गए। ठीक है, शाबाश। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, दैट इज रीवर्क कॉस्ट। अभी रीवर्क कॉस्ट कितनी है, 6 लाख, जो कि रिड्यूस हो जाएगी भाई 40%। अभी ये 6 लाख, तो जब 40% रिड्यूस होगी तो कितनी रह जाएगी, जी बेटा 360,000। सारे एग्रीड हैं इसे कि नहीं, 40% रिड्यूस हो जाएगी तो 60% रह जाएगी, दैट्स वाई इसका 60% लिखा हुआ है। शाबाश, आगे चलते हैं। गुड। अच्छा जी, ये था क्वालिटी का इंप्रूवमेंट का पॉइंट। इससे आपको क्या हो रहा है, 15 पर यूनिट एडिशनल इनकम आएगी। और कितने यूनिट है साल में, 50,000। तो 50,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज योर इनकम। ऊपर सारे खर्चे थे इसलिए हमने उनको पॉजिटिव लिखे रखा, और ये इनकम आ रही थी तो उसको हमने नेगेटिव साइन दे दिया। ओके, करंट सिस्टम का टोटल करते हैं। ये कॉस्ट आ रही है बेटा हमारा 18,40,000, यहाँ टोटल किया, और ये एक इनकम आ रही थी इसको नेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ कॉस्ट आ रही है 4,80,000। करंट सिस्टम में कॉस्ट है 18,40,000, जेआईटी में कॉस्ट है 4,80,000। तो डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 13,60,000। एनुअल बेनिफिट बाय इंप्लीमेंटिंग जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम है 13,60,000। हमारी कॉस्ट 13,60,000 रुपए से कम हो जाएगी, दैट इज एनुअल बेनिफिट। जी बेटा आप बताएं। दिस इज समहाउ अ डिफरेंट क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन को हम देखते हैं और फिर आप देखेंगे आप इस पर कितने कंफर्टेबल हैं। जस्ट आपको बताना है कि करंट सिनेरियो क्या है, जेआईटी सिस्टम के तहत सिनेरियो क्या है, और फिर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। करंट सिस्टम में बेटा कोई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, करंट सिस्टम में तो हमने जेआईटी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ ना, तो हमारी क्वालिटी पहले पुरानी वाली चल रही है। पुरानी वाली में क्या रेवेन्यू बढ़ जाएगा, अगर आखिरी पॉइंट को आप देखें, टू द इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी अंडर जेआईटी, ये अंडर जेआईटी है।
would enable to raise the price of its products by 15 per unit. The company sells 50,000 units each year. करंट सिस्टम में तो हमारा कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, जो रेवेन्यू पहले से आ रहा था वही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कोई नया नहीं आएगा। ठीक है बिलाल सिद्दीकी साहब? जी सादिक साहब, आपको ये बात क्लियर हुई? जी बेटा, हमने ये देखना है कि अभी हमारे सिस्टम में क्या कॉस्ट आ रही है, नए सिस्टम में क्या कॉस्ट आएगी, दोनों का लिया है डिफरेंस। जी बेटा, तो इसका क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ? गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमने कर लिया मई 18 का, अब हम करते हैं फरवरी 18, फरवरी 18 का। ठीक है, तो चलो वो भी करा देते हैं। इसका बेटा बी पार्ट था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। What non-financial and qualitative factors the company should consider when making the decision to adopt JIT production system? तो हमें उस वक्त और क्या क्या करना है? ठीक है, the following non-financial and qualitative factors must consider by AMM while adoption of JIT production system. अब बेटा ये JIT है ना, JIT के अंदर दो चीजें होती है, जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। यहाँ पे हो रही है प्रोडक्शन, तो इसके लिए मटेरियल की भी अराइवल कब हो? डायरेक्ट मटेरियल मस्ट अराइव व्हेन नीडेड फॉर ईच सब असेंबली सो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस फंक्शन स्मूथली। हमने ये नहीं कि मटेरियल पहले से मंगा के रख लेना है, हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि हमने इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना है, तो अब हम इन्वेंट्री को कम से कम मंगाएंगे। हमने करना है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम, हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो कम होता जाए। हमने इसमें ऑब्टेन करने हैं रिलायबल वेंडर्स, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री को कम कर रहे हैं ना, तो हमारे वेंडर्स जो हैं वो रिलायबल हों, हम उनको जब भी ऑर्डर दें तो वो हमें इन टाइम डिलीवरी दें। और हम सप्लायर से ये भी बात की भी हो, उसकी विलिंगनेस ली हो कि हम छोटी क्वांटिटी का भी अगर ऑर्डर देंगे ना तो वो हमें सप्लाई करेगा। ये नहीं कि भाई क्या है, आप 10,000 आइटम मांगेंगे तो मैं दूंगा, मना नहीं। हम उसे कह रहे हैं हमने 50,000 आइटम पूरे साल में बेचने हैं, हम 50,000 एक दफा में नहीं मंगाएंगे, कभी 5,000 मंगाए, कभी 2,000 मंगाए, कभी 1,000। हम छोटी क्वांटिटी के ऑर्डर्स भी मंगवाएंगे और फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, डिमांड पूरी 50,000 ही आएगी। अच्छा, फिर हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अगर हमने क्वालिटी इंप्रूव ना की तो कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन आएगी। अच्छा बेटा, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट में फिर ये बात भी होती है कि आपके पास जो लेबर है ना वो स्किल्डफुल हो और वो मल्टीपल टास्क कर सकती हो।
उसको छोटी मोटी रिपेयर्स करना, मेंटेनेंस करना, क्वालिटी टेस्टिंग करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब कुछ आती हो। वो स्पेशलाइज वर्कर्स ना हो कि बस उनको एक काम जो आता है ना बस वो वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको भाई, मैं तो बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ूंगा। भाई आपने सारे काम करने, ठीक है। तो अगर आपने अडॉप्ट करते वक्त आपको रिलायबल सप्लायर्स मिल रहे हैं, वो राजी हैं छोटे छोटे ऑर्डर्स पे और फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स पे, ठीक है, आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकेंगे, आपके वर्कर्स मल्टीपल टास्क कर सकेंगे, तो फिर आप जीआईटी के ऊपर आ जाएं, अदरवाइज नहीं। ओके बेटा, बात समझ आ गई? तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमने कहा है हम कौन सा कर रहे हैं, फरवरी 2018। फरवरी 18 का क्वेश्चन किधर है? फरवरी 2018 में निकाल लेते हैं। जी बेटा, ये आ गया है फरवरी 2018, ठीक है। अब देखते हैं किसको आसान लगता है ये टॉपिक। बेटा जब तक आपको ना सैरी खिलाते रहो ना तो आपको आसान लगता है। अभी जब मैं खिलाऊंगा ना आपको निहारी पाए गर्मी में, आए जी। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन that is possible from each machine for each of the two products. Also identify the bottleneck machine. This is February 2018, ठीक है बेटा, February 2018। okay, Shayan Food Processing Company manufactures tin packed food products. The company manufactures two products, X and Y, which are manufactured by using the same machines, that is machine 1 and machine 2। machine 1 और 2 पे X भी बनती है और Y भी बनती है। During the next period, the time available on the machines are 156 hours for M1 and 245 hours for machine 2। आपके पास ये दो मशीन अवेलेबल हैं, M1 और M2। M1 पे आप काम कर सकते हैं 156 घंटे और M2 पे आप काम कर सकते हैं 245 घंटे। ओके, the company uses throughput accounting and units details of the two products are as under। थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं वो, और यूनिट की डिटेल दे दी, सेलिंग प्राइस दे दी, मटेरियल कॉस्ट दे दी, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रॉफिट आ गया आपके पास, ठीक है। एनी मिक्स ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द अबव प्राइसेस। हम एक्स के कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करना चाहें कर सकते हैं, वाई के जितने करना चाहें कर सकते हैं, कोई आउटपुट मिक्स पे कोई वो नहीं है। एंड देयर इज अनलिमिटेड डिमांड फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स, और दोनों प्रोडक्ट्स के लिए भी डिमांड भी अनलिमिटेड है, ठीक है। आप एक्स के जितने मर्जी बेचना चाहें, वाई के जितने मर्जी बेचना चाहें, कस्टमर अवेलेबल है। द मशीन टाइम नीडेड टू मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट एक्स जो है ना, ये दिस इज प्रोडक्ट एक्स, ठीक है ना। इसको मशीन 1 पे चाहिए 0.25 मिनट्स और मशीन 2 पे चाहिए 0.5 मिनट्स, जब जाके प्रोडक्ट एक्स कंप्लीट होगी। प्रोडक्ट वाई को चाहिए है 0.3 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 0.3 आवर्स for in machine 1 and 0.55 hours in machine 2। okay, calculate the maximum production that is possible for from each machine for each of the two products। also identify the bottleneck machine। अच्छा बेटा, अब जो प्रोडक्ट एक्स है उसके हमारे लगते हैं 0.25 आवर्स इन मशीन 1
and 0.5 hours in machine 2. Okay. This is February 2000. कौन सा पेपर है बेटा ये? February 2018. आए जरा तवज्जो करिएगा। जी, मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम ईच मशीन। हम देखेंगे कितनी प्रोडक्शन हो सकती है। प्रोडक्ट एक्स, मशीन वन के कितने आवर्स है बेटा? 156 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिए गए। मशीन वन कितने घंटे चल सकती है? 156 आवर्स। और मशीन टू 245 आवर्स। अगर ये 156 आवर्स चले तो प्रोडक्ट एक्स ने मशीन पे कितना टाइम लगाना होता था? 0.25 आवर्स। तो अगर हम 156 को 0.25 आवर्स से डिवाइड कर देंगे तो बेटा हम यूनिट मैक्सिमम इसके बना सकते हैं कितने? 624 यूनिट। ओके। इसी तरह मशीन टू के थे 245 आवर्स, और प्रोडक्ट एक्स को बनाने पे उसके आवर्स लगते थे 0.5। तो 245 को 0.5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 490। ओके। देखो प्रोडक्ट एक्स ने बेटा पहले मशीन वन पे बनेगी, फिर मशीन टू पे जाएगी ना। तो हमारे मशीन वन से कितने बन रहे हैं यूनिट्स? 624, और मशीन टू में जाके बन रहे हैं 490। तो क्या आप 624 यूनिट बनाकर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि मशीन टू में तो बनते ही बेटे 490 हैं, तो हमें ज़्यादा यूनिट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी तरह का एनालिसिस कर लेते हैं ज़रा मशीन टू के ऊपर, मशीन सॉरी प्रोडक्ट वाई के ऊपर। प्रोडक्ट वाई जो है ना, वो भी दोनों मशीन से बनता है, और मशीन वन के हैं 156 आवर्स, और प्रोडक्ट वाई वहाँ पे लेता है 0.3 आवर्स। 156 डिवाइड बाई 0.3 किया तो इसका मतलब है बेटा इसके 520 यूनिट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 520। मशीन टू को देखें अगर, तो 245 आवर्स है, और इसका टाइम लगता है 0.55 आवर्स। इसके बन सकते हैं 445 यूनिट्स। अगेन वाई के मशीन वन से 520 बनकर आएंगे, लेकिन मशीन टू में हम तो 445 से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। तो दोनों प्रोडक्ट्स में किस में कम यूनिट्स बन रहे हैं? मशीन टू में। तो बॉटल नेक इज मशीन टू। हमें अपना बॉटल नेक देखना है। जिस तरह कल भी हम एसीसी की बुक में देख रहे थे कि एंड पे आके ना जो मशीन वाई थी वो 800 केजी से ज़्यादा प्रोसेस ही नहीं कर रही। तो मशीन वाई वाज आवर बॉटल नेक मशीन। यहाँ पर हमारी बॉटल नेक आएगी मशीन टू। कि हम इसमें 445 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते, इसमें 400 ज़्यादा से 90 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते। तो बॉटल नेक मशीन है हमारी मशीन टू। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया है, या अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताएं। जी बेटा आराम से सोच लें, ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है लेकिन आराम से समझें। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सोचें समझें, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, सारी बात डिस्कस करें। चलो शाबाश, वेरी गुड, आपने बेटा पढ़ा हुआ है, ये बात तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास आ गया कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट इज पॉसिबल फ्रॉम ईच मशीन फॉर ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स एंड आल्सो आइडेंटिफाई द बॉटलनेक मशीन। जो मशीन कम बना सकती है ना, वही हमारा बॉटलनेक होता है। ओके। अगला पार्ट क्या है इसका? कैलकुलेट द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा बेटा पहले मुझे ये जरा बताओ कि प्रोडक्ट एक्स का थ्रूपुट कितना होगा?
2180 प्रोडक्ट एक्स का, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट लेस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से सिर्फ मटेरियल कॉस्ट लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा थ्रूपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एग्रीड। अच्छा बेटा, इसके बाद बताइए आप प्रोडक्ट एक्स का जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है। जी बेटा, प्रोडक्ट एक्स की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है। शाबाश जवाहर रहमान साहब, बिलाल सिद्दीकी साहब, अली अब्दुल रशीद। अली अब्दुल रशीद 700 कैसे हो गई भाई। हमने सारी कॉस्ट लेनी होती है, 600 प्लस 700 प्लस 2, 900 इज द कन्वर्जन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स। ओके, एग्रीड बेटा सारे। तो हमें प्रोडक्ट एक्स का कन्वर्जन भी पता लग गया, कॉस्ट कितनी है, और हमें इसका थ्रूपुट भी पता लग गया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे थ्रूपुट को डिवाइड कर दें कन्वर्जन कॉस्ट से, तो हमारे पास TPAR आ जाएगा प्रोडक्ट एक्स का। ठीक है बेटा, TPAR आ जाएगा प्रोडक्ट एक्स का। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, प्रोडक्ट एक्स सेल प्राइस है 3600 और मटेरियल कॉस्ट है 1420। इसमें से हमने लेस किया, डिवाइड बाय 900 कर दिया, 2.42 इज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर प्रोडक्ट एक्स। लाइकवाइज हम करेंगे y के लिए 3900 माइनस 1675, ये थ्रूपुट आ जाएगा y का, और y की कन्वर्जन कॉस्ट क्या है 750 प्लस 125 प्लस 250, दैट इज 1125। तो हमारे पास आ गया 1.98। 1.98 कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेटा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोडक्ट एक्स, क्योंकि इसका थ्रूपुट ज्यादा है। ओके, तो हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, एक्स या वाई। एक्स। और हम एक्स कितनी बनाएंगे बेटा, जितनी ज्यादा डिमांड होगी हम उतना बनाएंगे, ठीक है। डिमांड, लेकिन हम हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ गया है। वो क्या है कि हम 624 मशीन 1 पे बना सकते हैं, ठीक है, और 490 बना सकते हैं मशीन 2 से। तो मैक्सिमम हम कितने यूनिट सेल कर सकेंगे बेटा, 490। वेरी गुड। हमारे पास मैक्सिमम जो गुंजाइश है दोनों मशीनों से प्रोडक्ट एक्स को बनाने की, दैट इज 490। ठीक है, तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाली हमने। अब हम आ जाएंगे कि हमने किस यूनिट को बनाना है, दैट इज थ्रूपुट है हमारा 2180, टाइम ऑन बॉटलनेक लग रहा है कितना 0.5, कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक आ रहा है 4360, और प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन था 2225, लेकिन इसमें हमारा टाइम लगता था 0.55 आवर्स, इसमें हमारा आ रहा है 4045। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये, फर्स्ट प्रायोरिटी ये। तो प्रोडक्शन हम करेंगे प्रोडक्ट एक्स की, दैट इज 490 यूनिट्स। इससे ज्यादा यूनिट्स हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स के हम इससे ज्यादा यूनिट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास मशीनों की कंस्ट्रेंट है। तो बेटा ये है क्वेश्चन और ये था हमारा आंसर, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। तो आराम से इस क्वेश्चन को देख लें दोबारा, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, अगले 1-2 क्वेश्चन करने हैं उसके बाद भी कर सकते हैं। अभी हम लेते हैं नमाज की ब्रेक 10 मिनट की, और उसके बाद आके इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन है बेटा, आप अगर 624 यूनिट बना भी लोगे तो 624 यूनिट क्या सिर्फ मशीन 1 पे बनाओगे,
या मशीन 2 से नहीं बनाने? देखो प्रोडक्ट एक्स दोनों मशीनों पे बनती है, मशीन 1 पे भी बनती है, मशीन 2 पे भी बनती है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स मशीन 1 से भी गुजर के बनेगी और मशीन 2 से भी, यहाँ पे भी बना बताया हुआ है। Shayan Food Processing Company manufactures tin packed food products. The company manufactures two products X and Y, which are manufactured by using the same machines, machine M1 and machine 2. आप 624 तो बना लोगे मशीन 1 से, लेकिन मशीन 2 से कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? 490। ठीक है बेटा, तो अभी इंशाल्लाह नमाज के लिए मिलते हैं, 5 मिनट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अगस्त 2016 का, अगस्त 2016। ठीक है, इसको हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फॉलोइंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ऑल द प्रोसीजर्स, ऑप्टिमम प्रोसीजर मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर एनम। तो पहले हमें कहा गया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालें, उसके बाद कहा गया है ऑप्टिमम प्रोसीजर मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर एनम। ठीक है, आए क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6B। Crescent Star, a private hospital, is separately operating a trauma center offering 3 types of treatment known as A, B, and C. The center is working under the rented premises. The objective of the management is to give immediate treatment to the injured patients. The chief executive of the hospital is keen to maximize profits and has heard of something called throughput accounting ratio, which may help him to do this. ठीक है, वो मैक्सिमाइज करना चाहता है प्रॉफिट्स को, और उसने सुना है कि भाई TPAR काफी काम करती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है बेटा, तो ये पैराग्राफ तो खत्म हो गया, अगले पैरे पे आ गए। द इंजर्ड पेशेंट गो थ्रू अ 4-step प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ट्रीटमेंट दे आर हैविंग। जितने भी पेशेंट्स आएंगे उन्होंने इस 4 प्रोसीजर से गुजरना है। जैसे आप अगर हॉस्पिटल जाएं कोई भी बीमारी के सिलसिले में, तो आपको पहले BP चेक किया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, फिर आपका आजकल के दौर में कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। जब वो सब ओके हो जाएगा फिर आपको एडमिट किया जाएगा और आपका जो ट्रीटमेंट करना है वो करेंगे। बहरहाल यहाँ क्या स्टेप्स हैं? प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन बाय द नर्स, एनेस्थीसिया गिवन बाय द एनेस्थीसिस्ट, मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द डॉक्टर एंड ड्रेसिंग बाय द असिस्टेंट डॉक्टर। ठीक है, ये हो सकता है कुछ सर्जरी कर रहे हो। The price of each of the treatment A, B, and C is 46,500, 55,500, and 62,000 respectively. This is the price आ गई। ठीक है, जो हमें चाहिए होती है सेल प्राइस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। The material costs associated with medical procedures are as follows. एक ही आपको प्राइस पता लगी और ये एक ही कॉस्ट दे रहे हैं। प्री ऑपरेटिव नर्स की मेडिकेशन जो है वो 35,000 की है, एनेस्थीसिया की कॉस्ट इतनी है, ड्रेसिंग की कॉस्ट इतनी है, और टोटल जब इन तीनों का सम किया दैट इज 44,250। जब भी आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो इतनी कॉस्ट है मटेरियल की। लाइकवाइज दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। तो जरा आप ए, बी और सी का तीनों का थ्रूपुट अपने पास लिख लें। कितना आ रहा है आपके पास थ्रूपुट? ठीक है बेटा, लिख लिया? साथी साहब ये क्वेश्चन है अगस्त 2016 का। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ऊपर, दैट इज अगस्त 2016। ओके, और इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6।
जो कि है 16 मार्क्स का। 6 नंबर की थ्योरी थी और 10 नंबर का ये है न्यूमेरिकल। तो ये सेल प्राइस दी गई थी, इसमें से हमने मटेरियल कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स के आ गई हैं थ्रूपुट। There are 4 members of staff employed by hospital to attend the injured patients. Each staff member works standard 40 hours a week for 50 weeks of the year, which is equal to 2000 hours each per annum. ठीक है, the annual salaries are as follows. नर्स की सैलरी है, एनेस्थीसिस्ट की सैलरी है, डॉक्टर की सैलरी है और असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी। ये 4 लोग आपके एम्प्लॉयड हैं। दे आर 4 मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड बाय हॉस्पिटल टू अटेंड द इंजर्ड पेशेंट्स। उसने सिर्फ 4 बंदे रखे हुए हैं, एक नर्स है, एक एनेस्थीसिस्ट है, एक डॉक्टर है और एक असिस्टेंट डॉक्टर। ठीक हो गया बेटा बात? जनरल ओवरहेड्स ऑफ द सेंटर आर 1.2 million per annum, which includes the premises rental cost as well. तो ये आपको उसने दे दी लेबर की कॉस्ट, ये दे दी उसने ओवरहेड्स की कॉस्ट और ये दे दी थी मटेरियल की कॉस्ट। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैक्सिमम एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर ए, बी एंड सी इज 600, 800 एंड 1200 प्रोसीजर्स रिस्पेक्टिवली। ये प्रोसीजर ए था, प्रोसीजर बी था और सी था। इनकी मैक्सिमम एनुअल डिमांड आपको दे दी गई है। दिस इज अ मैक्सिमम एनुअल डिमांड। दिस इज जनरल ओवरहेड कॉस्ट 1.2 million, यानी कि जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ आ गए, दैट इज 1.2 million। ठीक है बेटा? अच्छा जी, तो हमारे ये पास मैक्सिमम डिमांड आ गई। टाइम स्पेंट बाय ईच ऑफ द 4 डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स ऑन ईच प्रोसीजर इज एज फॉलोज। जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है हर प्रोसीजर के ऊपर वो आपको बता दिया गया है। जैसे ए प्रोसीजर पर नर्स का इतना टाइम लग रहा है, एनेस्थीसिस्ट का इतना टाइम लग रहा है और डॉक्टर का इतना टाइम लग रहा है और असिस्टेंट डायरेक्टर का इतना टाइम लग रहा है। इसमें 0.28, 0.28, 1 एंड 0.7, 0.3, 0.33, 1.25 एंड 0.74। तो बेटा जरा आप ये बताएं, जो एम्प्लॉयड स्टाफ है इसमें सबसे ज्यादा टाइम किसका लग रहा है हर प्रोसीजर में? जी शाबाश। तो डॉक्टर का सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आपके सामने बेटा ऊपर डिमांड भी दी गई है। डिमांड दी गई है ना, ए की कितनी डिमांड है, बी की कितनी डिमांड है। नायला कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर का कैसे आ गया? देखो बेटा, डॉक्टर का सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है हर प्रोसीजर में। 0.75 सबसे ज्यादा है, 1 सबसे ज्यादा है एंड 1.25 सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे जितने ये प्रोसीजर कर रहे हैं ना, इसमें इनका टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसके आंसर की तरफ आपको लेके आता हूँ ताकि ये बात वहां पे जरा आसान हो जाएगी। ये देखो बेटा, यहां से ना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आपकी एनुअल डिमांड है ए की 600 प्रोसीजर्स, बी की 800 प्रोसीजर्स और सी की 1200 प्रोसीजर्स। एग्रीड? अच्छा जी, नर्स का टाइम ए पे कितना लग रहा है बेटा? 0.27 आवर्स। 0.27 आवर्स। तो 600 प्रोसीजर्स करने के लिए उसको कितना टाइम देना पड़ेगा? 600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.27 से। करें? तो आंसर आ रहा है बेटा 162 आवर्स। ओके, ये बात समझ आ गई? इसी तरह बेटा आपने ना क्या करना है, ये फॉर्मेट बनाए अपने सामने, ये फॉर्मेट बना लें ए, बी एंड सी।
ठीक है, यहाँ लिख लें नर्स, एनेस्थीसियस्ट, डॉक्टर एंड असिस्टेंट डॉक्टर। तो यहाँ लिख लें 600, 800 एंड 1200, और यहाँ लिख लें नर्स, एनेस्थीसियस्ट, डॉक्टर एंड असिस्टेंट डॉक्टर। ये लिखने के बाद आप मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और फिर हम इनको कैलकुलेट करते हैं जरा। ये टेबल बना लें, ए बी सी, 600, 800 एंड 1200 लिख लें, या एनेस्थीसियस्ट, नर्स, डॉक्टर वगैरह ये सब लिख लें, फिर हम ये टेबल कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा, बना लिए टेबल। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें ये क्या है, 600, 800 एंड 1200, और आपको टाइम बता दिया गया है कि हर एक पे कितना कितना लग रहा है। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 0.27, 600 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 600 इंटू 0.75 एंड 600 इंटू 0.6। ज़रा ये करके ए का टाइम पूरा कैलकुलेट करें, फिर बी का करें और फिर सी का करें। जी बेटा, कर लिया। तो हम देखते हैं हमारे सामने पिक्चर ये अराइज होगी। चलो आप लोग कर लो एक दफ़ा, ए बी सी तीनों का कर लो, आराम से कर लो। शाबाश, सादिक साहब ने डन कर लिया है, और बच्चे भी करें। जहर रहमान साहब ने भी कर लिया, यासिर साहब ने भी कर लिया, वेरी गुड। तो बेटा जिन लोगों ने कर लिया ये काम, तो जरा ये बताएं कि टोटल आवर्स अवेलेबल कितने थे हमारे पास। 2000। तो क्या हमारे पास कोई लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है? कौन सा आ रहा है? डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके सारे ये काम करने के लिए क्या कितने आवर चाहिए, आए देखते हैं। देखो बेटा, इनको सबको टोटल किया तो 746 आवर्स चाहिए हमें, 770 आवर्स चाहिए, 1808 आवर्स चाहिए। और डॉक्टर ने अगर ये सारे प्रोसीजर्स करने हैं, 600 इसके, 800 इसके, 1200 इसके, तो उसके चाहिए 2750 आवर्स। जबकि हमारे पास क्वेश्चन में कितने आवर्स हैं बेटा? 2000 आवर्स पर एनम, क्योंकि हमने डॉक्टर को कितने घंटे के लिए रखा है? 40 आवर्स अ वीक। ठीक है, 8 घंटे वो रोजाना आता होगा, और 5 डेज हमारा क्लिनिक खुला हुआ है, और 50 वीक्स हैं, तो हम 2000 घंटे से ज्यादा उससे काम करा नहीं सकते। तो डॉक्टर टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर। ये नर्स का भी पास बहुत टाइम है, ये फारिग बैठी रहती होगी, एनेस्थीसिस्ट भी फारिग बैठा रहता होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी थोड़ा फारिग बैठ जाता होगा, लेकिन डॉक्टर तो भाई किसी टाइम फारिग बैठ ही नहीं सकता, बल्कि उसका ज्यादा काम है। ओके, डॉक्टर इज अ बॉटलनेक रिसोर्स एज टाइम अवेलेबल इज शॉर्टर देन रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा बेटा, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? सैलरी की है 4.8 मिलियन, क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 4.8 मिलियन, ये थाउजेंड्स में है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। और ये है 1.2 मिलियन। इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे, 4.8 एंड 1.2, दैट इज 6 मिलियन।
और टोटल आवर्स हमारे कितने हैं बेटा? 2000 आवर्स हैं पूरे साल में। तो अगर हम कॉस्ट पर हॉस्पिटल आवर निकालना चाहें, 6 मिलियन डिवाइड बाई 2000, दैट इज 3000 पर आवर, दैट इज 3000 पर आवर। तो ये सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये सारी वर्किंग समझ आ गई आपको? चलो शाबाश बेटा। तो अब आपके सामने दोबारा क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन आप देखें तो अब आपको पता लगा होगा कि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। करना हमने थ्रूपुट वगैरह ही है, लेकिन हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना है। हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है कि हमें कैसे फ्लो करना है, क्या चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है, क्या इररेलेवेंट है, एंड सो ऑन। दिस इज द सेल प्राइस, दिस इज द मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस से आएगा थ्रूपुट। ओके, और ये हमें दिया गया था टाइम और प्रोसीजर्स, तो इससे हमने देखा कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। तो अब उसके बाद हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो फॉर ऑल द प्रोसीजर्स। कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो फॉर ऑल द प्रोसीजर्स। आइए अब हम देखते हैं किससे निकलेगा ये। देखो बेटा, ये प्रोसीजर है 3, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये मटेरियल कॉस्ट हो गई, ये थ्रूपुट आ गया। ओके, दिस इज सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, थ्रूपुट। सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट एंड थ्रूपुट। अब बेटा हमारे पास बॉटल नेक रिसोर्स कौन सा है? डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर। तो ए के लिए हमें कितने आर चाहिए थे डॉक्टर के? 0.75। ए के लिए चाहिए 0.75, तो हम 0.75 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये रिटर्न आ जाएगा पर बॉटल नेक रिसोर्स 3000। बी के लिए हमें चाहिए था बेटा डॉक्टर का टाइम 1 आवर, तो जितना हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज रिटर्न पर आवर निकल आएगा 6000। लाइकवाइज सी का हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था 2250, दिस इज पर यूनिट, लेकिन हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? डॉक्टर टाइम, दैट इज 1.25। ये दिया गया बेटा 1.25, तो हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास रिटर्न आ गया है 3000 पर आवर, 6000 पर आवर एंड 1800 पर आवर। ठीक है, अगर हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालनी हो तो बेटा कैसे निकलेगी? दिस इज 3000 पर आवर और कॉस्ट पर आवर कितनी है? 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 1। ओके, दिस इज रिटर्न पर आवर है 6000 और कॉस्ट पर आवर है 3000, तो टीपीआर कितना आ जाएगा? 2। दिस इज रिटर्न पर आवर 1800 एंड कॉस्ट पर आवर इज 3000, तो टीपीआर आ जाएगा 0.6। ओके, तो दिस इज टीपीआर 1, दिस टीपीआर 2 एंड दिस इज 0.6। तो बेटा इसकी बेसिस पे हम रैंकिंग कर सकेंगे। आप किस प्रोसीजर को सबसे पहले करना चाहेंगे? बी को, शाबाश, वेरी गुड। हम पहले प्रोसीजर बी को करेंगे क्योंकि उसकी टीपीआर सबसे बेहतर है। ठीक है बेटा, हमारी टीपीआर सबसे बेहतर किसकी है? बी की। सबसे पहले हम बनाएंगे बी को, उसके बाद बनाएंगे ए को, और उसके बाद हमारे पास आर्स बचेंगे तो हम बनाएंगे सी को। ओके, तो आपके क्वेश्चन देखते जाते हैं। अली अब्दुल रशीद, सी कहाँ से आ गया और ए कहाँ से आ गया? चलें ठीक है भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें। हमने टीपीआर निकाल ली, ये कह रहा है ऑप्टिमम प्रोसीजर मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर एनम। अब ऑप्टिमम प्रोसीजर मिक्स क्या है, हम किस को करें? पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है? 600 हम कर सकते हैं ए के, 800 बी के और 1200 सी के, लेकिन इन सबको करने के लिए हमारे पास डॉक्टर का टाइम अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बी की रैंकिंग आ गई है फर्स्ट, ए की रैंकिंग आ गई है सेकंड और सी की रैंकिंग आ गई है थर्ड। तो पहले हम बी को सारा बना लेंगे। बी के कितने बनाने थे बेटा प्रोसीजर्स? 800। बी के प्रोसीजर्स हैं
800। हम सारे प्रोसीजर कर देंगे, हर एक पे आर लगता है 1, तो टोटल आर्स हमारे लग जाएंगे 800, और हम हर आर पे कमा रहे थे 6000, तो 6000 इंटू 800 दैट इज 4.8 मिलियन। तो सबसे पहले हमने बना दिया बी को। बेटा अभी सादिक साहब सारी कहानी सुनाइए बेटा। रिटर्न पर आर कितना आ रहा है जी सादिक साहब? रिटर्न पर आर कितना आ रहा है? बी का रिटर्न पर आर कितना है? 6000, ठीक है। और कॉस्ट पर आर कितनी है? 3000। तो 6000 डिवाइड बाई 3000 इट इज 2। तो हमने सबसे पहले बनाना है बी को। इन्होंने यहाँ ए लिख दिया, लेकिन हमने पहले बनाना है बी को, ठीक है। तो 800 यूनिट्स हम बनाएंगे, हर एक पे एक आर लगता है, टोटल आर 800 लग गए। रिटर्न पर आर है 6000, तो 4.8 मिलियन हम कमाएंगे फ्रॉम बी। इसके बाद हम आ जाएंगे ए को बनाने के लिए। ए के हमने प्रोसीजर करने थे 600, हर एक पे टाइम लगता है डॉक्टर का 0.75, तो 450 आवर्स इस पे लग गए हमारे। इस पे हम कमाते थे 3000 पर आवर, तो हम ए पे कमाएंगे 1.35 मिलियन। ठीक है बेटा यहाँ तक? तो ए और बी आपके सामने कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, इतना आसान अगर टॉपिक हो गया है फिर क्या मसला है? अच्छा भाई, तो अब हमारे 800 आवर्स और 450 आवर्स इधर लग गए हैं। टोटल हमारे कितने आवर्स लग गए? 1250। मैक्सिमम आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 2000, तो हम सी के लिए 750 आवर्स लगा सकते हैं। सी के ऊपर जब 750 आवर्स लगाएंगे तो सी के लिए डॉक्टर का टाइम लगता है 1.25। 750 डिवाइड बाई 1.25, 600 यूनिट्स हम बना सकेंगे या प्रोसीजर्स कर सकेंगे सी के, और हर आर पे कमाते हैं हम 1800, तो 1.35 हम कमा लेंगे सी से। दिस इज द मैक्सिमम रिटर्न वी कैन अर्न फ्रॉम 2000 आवर्स, दैट इज 7.5 मिलियन। दैट इज 7.5 मिलियन। ओके, इसमें से हम अब फिक्स जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट हमसे उसने पूछा नहीं, उसने क्या कहा था? बस ऑप्टिमम प्रोसीजर मिक्स एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट पर एनम। तो हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो 7.5 में से हम लेस कर देंगे 6 मिलियन की कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट डेट इज 1.5 मिलियन। और 6 मिलियन हमारे पास कैसे आया था? 4.8 मिलियन थी लेबर और 1.2 थे ओवरहेड्स। तो बेटा ये है क्वेश्चन। अब हम इसको थोड़ा सा, हमारा क्वेश्चन आया कि रिटर्न पर आर कैसे आया। देखो सेलिंग प्राइस थी बी की 55,500, ठीक है बेटा? अच्छा जी, इसके बाद इसकी मटेरियल कॉस्ट है 49,500। जब सेल प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है थ्रूपुट पर यूनिट। लेकिन हमने जब भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हमने पर यूनिट नहीं लेना होता बेटा, हमने क्या लेना होता है? पर बॉटल नेक रिसोर्स, टाइम ऑन बॉटल नेक रिसोर्स। इस पे 0.75 लगता है, इस पे 1 लगता है, इस पे 1.25 लगता है। तो हम 6000 को डिवाइड करेंगे टाइम से, दैट इज रिटर्न पर आर आ गया। दैट इज रिटर्न पर आर। ओके, तो अब आपके सामने क्वेश्चन को मैं प्लेस करता हूँ, आप इसको देखें समझें। कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछें। आपने बेटा जहन में ना ये स्टेप्स बिठाने हैं। स्टेप्स क्या होंगे? पहले आपने निकालना है थ्रूपुट पर यूनिट। क्या निकालना है? थ्रूपुट पर यूनिट। वो मैंने आपको बता दिया था, 46,500 कॉस्ट थी,
44,250 हमारी मटेरियल कॉस्ट थी, तो हमारे पास आ गया थ्रूपुट पर यूनिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी निकाला हुआ है 2,250, 6,000 एंड 2,250। फिर हमने देखना है कि हमारा बॉटल नेक कौन सा है। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें ये देखना पड़ा कि एनुअल डिमांड है ए की 600, बी की 800, सी की 1200। तो हर एक पे नर्स का कितना टाइम लग रहा है, एनेस्थीसिस्ट का कितना टाइम लग रहा है, डॉक्टर का कितना टाइम लग रहा है, और असिस्टेंट डॉक्टर का कितना टाइम लग रहा है, इन सबको सम किया। तो बेटा इनमें से सिर्फ डॉक्टर का टाइम जो है ना वो 2000 से ज़्यादा आ रहा है, और 2000 का हमारे पास कंस्ट्रेंट है। कहाँ कंस्ट्रेंट है ये बताया गया है, दिस बुलेट। अगर आप देखें इस बुलेट में बताया गया, इसको पढ़ लें दोबारा। बेटा यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास 2000 आवर्स अवेलेबल हैं। There are four members of staff employed by hospital to attend the injured patients. Each staff members work 40 hours a week for 50 weeks of the year, which is equal to 2000 hours each per annum. तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा ये सिर्फ डॉक्टर का टाइम आ रहा है, तो डॉक्टर इज अ बॉटल नेक रिसोर्स as time available is shorter than required. ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा। अच्छा, फिर हमने थ्रूपुट तो निकाल लिया था। अगर हम कॉस्ट भी पर आवर निकालें तो सैलरी की कॉस्ट है 4.8, ओवरहेड की कॉस्ट है 1.2, टोटल आ गई 6 मिलियन। ठीक है, टोटल आवर्स है हमारे पास 2000, 6000 डिवाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 3000 कॉस्ट पर हॉस्पिटल आवर आ गई। क्योंकि पूरे साल में हमने कितने घंटे चलाना था, 2 आवर्स, और ये भी पूरे साल की कॉस्ट है। ये बताता चलो बेटा कि जब क्वेश्चन आपने देखना है तो आपने देखना है कि हम मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बेटा हम किसी एक को लेके चलेंगे, जो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, उसके साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन करा चुका हूँ। हमने किया था कि जब दो किस्म के लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, मटेरियल और लेबर, तो जो मोस्ट लिमिटिंग होता है उसको लेते हैं, और अगर दोनों सेम हो फिर दोनों में से किसी पे भी कर लें। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात हो गई, आगे चलते हैं। तो हमने थ्रूपुट पर यूनिट पे रैंकिंग नहीं कर देनी होती, हमने रैंकिंग करनी है थ्रूपुट पर बॉटल नेक रिसोर्स। इसमें लगता है 0.75, इस पे 1, इस पे 1.25। अगर आप देखें सी पे भी पर यूनिट सेम आ रहा है, ए पे भी सेम आ रहा है, लेकिन जब हमने जाके देखा तो इस पे डॉक्टर का टाइम लग रहा है सिर्फ 0.75, इस पे डॉक्टर का टाइम लग रहा है 1.25। तो यहाँ पे डॉक्टर पर आर कमा रहा है 1800, या हमें कमा के दे रहा है, और यहाँ पर आर कमा के दे रहा है 3000। तो सबसे ज्यादा हम कमा रहे हैं बी में। सबसे पहले हम बनाएंगे बी को, उसके बाद बनाएंगे ए को, उसके बाद बनाएंगे सी को। और अगर आपने टीपीएआर भी निकालना है तो रिटर्न पर आर डिवाइड बाय कॉस्ट पर आर, 3000 डिवाइड बाय 3000, 6000 डिवाइड बाय 3000 एंड 1800 डिवाइड बाय 3000 करके हम ये इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये हमारे पास आ गई है रैंकिंग, द फर्स्ट रैंकिंग, द सेकंड रैंकिंग एंड द थर्ड रैंकिंग। तो क्वेश्चन का फ्लो इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। फिर हम आएंगे कि अब इस रैंकिंग के मुताबिक क्या हमने प्रोडक्शन करनी है। तो हमने बी के सारे बना दिए, 800 प्रोसीजर्स थे, फिर ए के बना दिए, और जो जितने आवर्स बचेंगे वो हम सी के बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन इसमें है, कंफ्यूजन है, प्लीज आप डिस्कस कर लें, अभी हमारे पास टाइम है। जी बेटा, क्या कह रहे हो?
ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ठीक है बेटा। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ये होता है कि आपने किस प्रोडक्ट को बनाना है, किस प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। आप देखें, आपको ज़्यादा जहाँ पे मुनाफा हो रहा होगा पर आवर, आप उसी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप कमा रहे हो पर आवर बी में 6,000 पर आवर, रिटर्न पर आवर, इसमें 3,000 पर आवर, इसमें 1,800 पर आवर। तो आपके पास जब पेशेंट्स आएंगे तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? पहले बी प्रोसीजर को, फिर ए प्रोसीजर को, और फिर सी प्रोसीजर को। तो हमने पहले बी को बनाया, इसमें जितने आवर्स लगते थे वो लगा दिए। 800 प्रोसीजर्स करने थे, हर एक पे एक आवर लगता था, तो टोटल 800 आवर्स हो गए, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम आएंगे 600 ए के परफॉर्म करेंगे, 0.75 आवर लगता था, 450 आवर्स हो गए। आप देखो आपके 1250 आवर्स लग चुके हैं, मैक्सिमम आवर्स हैं 2000। अब रिमेनिंग आवर्स जो है वो सी के लिए अवेलेबल होंगे। तो हमने 2000 में से इन दोनों को जब लेस किया तो ये सी के आवर्स आ गए। और अगर आप चाहो कि सी के प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म करेंगे, तो 750 डिवाइड बाई 1.25, 600। हालांकि जो सी की रिक्वायरमेंट थी ना, वो कितनी थी बेटा? दैट इज 1200 प्रोसीजर्स। सी के थे 1200, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है डॉक्टर के कि वो ये काम कर सके, तो हम 600 सिर्फ इसके काम करेंगे। तो ये हमारे रिटर्न पर आर था, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल रिटर्न बन गया। ये रिटर्न आप कोई और तरीकेकार कर लें, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और इसमें से हमने कन्वर्जन कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट। जी बेटा सादिक साहब, ये 600 800 हमने खुद निकाला ना। क्यों? कि हमने छः पहले बी के सारे कर दिए 800, फिर ए के सारे कर दिए। अब जितने हमारे पास आर्स बचेंगे, हमारे पास बचे अब 750 आर्स, यही अब सी के लिए यूज हो सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन करें। अच्छा अली हैदर साहब, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह कल आपको दिखाया था कि मैंने कि कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो बेटा आपको वहां जाके कुछ काम करना पड़ेगा ना। कम्प्लेक्स सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इसी काम के तो पैसे मिलेंगे। अगर ये सब काम आसान हो, फिर कौन पैसे देगा आपको? ठीक है बेटा, तो अब हम कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स देख चुके हैं। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, other one is marginal, other one is ABC, and currently we are studying throughput. ओके, इन सब के मुख्तलिफ नाम भी हैं। इसको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या फुल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इसको वेरिएबल, डायरेक्ट, ठीक है, या प्राइम कॉस्टिंग भी कहा जाता है। एक्टिविटी का हमने बता दिया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये, ठीक है। और थ्रूपुट हम अभी देख रहे हैं। थ्रूपुट को सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, सुपर वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है, भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब क्या होता है इसमें, जब हम कॉस्टिंग करते हैं ना, तो हम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच एंड फिक्स्ड एफओएच। ये सब कुछ इसको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास बनती है यूनिट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा। अच्छा जी, सारे तो मैंने आपको एक्सेल में नहीं कराए, एक आधी एक्सेल पे कराया है, बाकी तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया था। अच्छा बेटा, अब हम आएंगे जब मार्जिनल कॉस्टिंग, तो वहां पे क्या होता है, ये होती है यूनिट कॉस्ट। इसमें ये है यूनिट कॉस्ट, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ये है यूनिट कॉस्ट। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है। और जबकि थ्रूपुट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ना, दैट इज यूनिट कॉस्ट। ओके, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि जी सर थ्रूपुट क्या है, हमें समझ नहीं आ रही, फलाना फलाना। तो अभी आपको पता लगा होगा कि ये यूनिट कॉस्ट है। तो जब भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है बेटा, तो क्या करते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, किसकी कॉस्ट, जो यूनिट्स सोल्ड हुए। तो आप कौन सी कॉस्ट लेस करोगे? अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट कॉस्ट है, आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट कॉस्ट है, और अगर आप थ्रूपुट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट कॉस्ट। जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, और यहाँ पे आता है थ्रू पुट। ओके, बात समझ आ रही बेटा? जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें इनकम स्टेटमेंट हम कर लेते हैं। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट कहाँ से आएगी, ये है कॉस्ट, इसमें ये है कॉस्ट, और इसमें ये है कॉस्ट। सेल में से जब लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एब्जॉर्प्शन के केस में ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है बेटा, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, तो इसका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जब हम ये कॉस्टिंग यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा थ्रूपुट। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो? और इसके बाद हम लेस करेंगे क्या, ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और इसमें लेस करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो बेटा ये साइंस है इन चारों मैकेनिज्म में। ठीक है बेटा, ये है डिफरेंस अमंग अकाउंटिंग सिस्टम्स। ठीक है बेटा, आएगा सब में ही प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हैं, और वो उसी से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑलवेज रिलेटेड विद मार्जिनल, वेरिएबल, डायरेक्ट और प्राइम कॉस्टिंग, इससे इसका ताल्लुक है। इसमें बेटा किसी का कोई क्वेश्चन तो बताएं।
वेलकम बेटा। तो बेटा ये गैरिसन नोरिन की बुक है, इसमें हम इंडेक्स में जाके देख सकते हैं कि थ्रूपुट कहाँ डिफाइन हुआ हुआ है। दैट इज ऑन पेज नंबर 487 एंड 488। हम 487 पे आते हैं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कल हमने थ्रूपुट की डेफिनेशन भी देखी थी, यहाँ पे भी देखो लिखे हुई है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड to turn raw material into completed products is called throughput time और manufacturing cycle time। तो हमने कल क्या डेफिनेशन लिखी थी, the rate of converting raw material into finished goods into completed goods, ठीक है। ओके बेटा, तो थ्रूपुट हमें यहां से पता लगा। अगर हमने इसके अलावा भी थ्रूपुट को देखना है तो एक और बुक में आ जाते हैं, दैट इज सीमा, ठीक है। कल भी हमने इसको देखा था यहाँ से, तो और अभी डिटेल से देख लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपको समझ आई थी कल, आइडेंटिफाई करना बॉटलनेक को एंड सो ऑन। थ्रूपुट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग सिस्टम developed in the UK based on the theory of constraints and JIT. It measures the throughput contribution per factory hour, कि हमारे जितने घंटे फैक्ट्री चल रही है हम क्या कमा रहे हैं। बेटा अगर हम कमा ज़्यादा रहे हैं और उस घंटे में कॉस्ट हमारी कम लग रही है तो TPAR आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो कंपनी इज इन प्रॉफिट्स। इट इज़ वेरी सिमिलर टू मार्जिनल कॉस्टिंग but can be used to make longer term decisions about production equipment and capacity। मार्जिनल कॉस्टिंग अमूमन शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आप इसको और डेफिनेशन देते हैं। Throughput accounting is an approach to accounting which is largely in sympathy with the JIT philosophy। In a sense, TA assumes that a manager has given a set of resources available। उसके पास लेबर भी अवेलेबल है, उसके पास फैक्ट्री भी अवेलेबल है, मशीनरी भी अवेलेबल है। These comprising existing buildings, capital equipment and labor force। Using these resources, purchase materials and parts must be processed to generate sales revenue। आपके पास जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, लेबर फोर्स है, आपने क्या करना है कि रॉ मटेरियल लेना है और इस प्रोसेस से गुजारना है। Given this scenario, the most appropriate financial objective to set for doing this is the maximization of the throughput। आप इससे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करो इनटू सेल्स। आपके पास लेबर अवेलेबल है, आपने उससे ज्यादा से ज्यादा काम कराना है। जैसे हमने हमने एफिशिएंसी निकाली है ना, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आज भी हमने निकाली तो 125% आ रही थी। आपके पास 10 घंटे अवेलेबल थे और हमने उसमें कितने घंटों का काम कर लिया था बेटा? अ, 12 घंटों का, ठीक है, या कितना आ रहा था, 12 घंटों का। तो हमने उसी लेबर से, उसी फैक्ट्री से जो कि 10 घंटे चली है, 10 घंटे उसकी बिजली इस्तेमाल हुई, 10 घंटे का हमने रेंट दिया और हमने उससे आउटपुट ले लिया 12 घंटे का। दिस इज थ्रूपुट, कि आपने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है बेटा।
इसके बाद देखते हैं, तो हमने इसमें क्या स्टडी किया था कि हमने थ्रूपुट निकालना है, इन्वेंट्री को कम से कम रखना है क्योंकि इन्वेंट्री कंटेन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, और हमने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। जो ये काम करेगा वो प्रोडक्शन मैनेजर, वो फाइनेंस मैनेजर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा और प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? और नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करेंगे बैकफ्लश कॉस्टिंग, जो कि छोटा सा टॉपिक है, और उसके साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे, तो हम इसके साथ एक चीज़ इसके अंदर और है, क्वालिटी रिपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इधर अवेलेबल हो। जी, यहाँ पे बेटा अवेलेबल है, मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट्स, ये क्वेश्चन भी एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको भी स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जमीन मुमताज साहब? जी बेटा, आपने क्या करना है, जैसे कल भी हमने एग्जांपल दी थी कि एक बंदा है वो शुगर के बैग बेच रहा है। आपने शुगर के बैग ज्यादा से ज्यादा बेचने हैं उसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपने लेबर को तो रखा हुआ है, से आपने उसको डेली तनख्वाह देनी है, आपने उससे ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, आपने डेली रेंट देना है। जैसे इतवार बाजार में आपने अगर स्टॉल लगा लिया, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि इस इतवार बाजार में मेरा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा माल बिके। जितना माल बिकेगा आपका थ्रूपुट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो जो क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आज हमने कौन कौन से पास पेपर्स किए। बेटा आज हमने किए हैं अगस्त 18, सितंबर 17, मई 18, फरवरी 18 एंड अगस्त 16। आज हमने ये पेपर्स किए हैं। अगस्त 18 ये भी जो है ना, मैं आपके साथ इसको भी प्लेस कर देता हूं आपके ना शीट को गूगल ड्राइव पे, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखे तो बेटा जो हमने ये रखा है ये रेलिवेंट चीज़ रख दी है कि नहीं। ठीक है, ये अपडेट करके मैं रख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है बेटा।